ख्वाहिशों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है। धन्नो हम 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 धन्नो हम। Welcome all the beautiful souls early morning to this brand new lecture. Every day new topics, new qualities, new affirmations, new manifestations. So today I will explain the 12 essentials of life. 12 essentials of life. These are the 12 things what everybody wants to see or wants to focus upon. और अगर आपको जीवन में सबसे श्रेष्ठ मनुष्यता का अनुभव चाहिए, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हम 12 जो इम्पोर्टेंट हमारे जीवन के तत्व हैं। हमने 4 विभागों के बारे में बात की कि बचपन, युवा, प्रौढ़ अवस्था और अंतिम अवस्था। ये 4 के बारे में हमने बात की। अब इन चारों 4 हमारे जीवन के जो अलग अलग आयाम हैं, अलग अलग विभाग हैं, इनमें कौन से तत्वों पे हमें केंद्रित होना चाहिए, हमें फोकस करना चाहिए, उसके बारे में मैं आज बात करूंगा। तो सबसे पहले है आरोग्य। आरोग्य यानी हर दम एक स्फूर्ति का अनुभव करना, आपकी इंद्रियां सतेज हो, आपका खाना पीना, आपका शरीर इस तरह से मेंटेन हो ताकि आप ज्यादा कार्य कर पाए और अपने जीवन में ज्यादा लोगों को उपयोगी बने, आप प्रोडक्टिव बने। दूसरा हमारे जीवन में सबसे उपयोगी और सबसे आवश्यक तत्व है वो है रिलेशनशिप। हमारे एक दूसरे के साथ कनेक्शंस, हमारे एक दूसरे के साथ का व्यवहार, संबंध, ये क्यों आवश्यक है? क्योंकि इस दुनिया में हम किसी भी चीज पे हमारी मालिकी नहीं है। वी डोंट ओन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। आप किसी भी चीज पे और हर चीज हमको मिल बांट के रखना है, हर चीज हमें मिल बांट के खानी पीनी और शेयर करनी है। तो जब हम हर चीज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं तो वो जो रिलेशनशिप्स होता है वो होता है शेयरिंग का रिलेशनशिप। वो जो संबंध होता है वो मिल बांट के खाने का होता है। तो ये मिल बांट के खाना, शेयरिंग, ये सबसे बड़ा गुण है। और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, हमारे लिए भी। हमारा एक महाव्रत है, लोगों के साथ मिल बांट के रहना। ये हमारे लिए एक महाव्रत है, छोटा व्रत नहीं है, महाव्रत। तीसरा, हमारे 5 महाव्रत होते हैं, उसमें जो तीसरा व्रत आता है, तीसरा महाव्रत, उसका ये गुण है कि हर चीज को मिल बांट खाना। इसी तरह एक गृहस्थ आश्रमी के लिए भी 12 व्रत होते हैं, उसमें 12 व्रत में से 12वां जो व्रत है वो यही है, मिल बांट के खाना, रिलेशनशिप। परस्परोपग्रहो जीवानाम, ये हर आपके जैन सिंबल के नीचे लिखा हुआ होगा। यानी इस विश्व में यदि एक विश्व की तस्वीर होती है, एक सिंबल होता है, उस पे नीचे लिखा होता है परस्परोपग्रहो जीवानाम। अगर आपको इस विश्व में सही तरीके से जीना है तो 100% आपको ये जो संबंध बनाने हैं वो मिल बांट के शेयरिंग के संबंध बनाने हैं। तीसरा है परिवार। ये परिवार भी बहुत आवश्यक होता है क्योंकि ये हमारा प्रोटेक्शन, परिवार जो होता है वो हमारी रक्षा के लिए होता है, ये रक्षण करता है। और परिवार क्या रक्षण करता है? गुणों का रक्षण करता है। बुरा परिवार दुर्गुणों का रक्षण करता है, अच्छा परिवार सद्गुणों का रक्षण करता है। चौथा है एजुकेशन, ज्ञान। ये ट्रेनिंग के साथ होता है और इससे हमको क्या मिलता है? मुक्ति मिलती है। कौन सी 2 चीजों से मुक्ति मिलती है? एक है एडिक्शन और एक है आलस, प्रोक्रेस्टिनेशन। हमने पिछली बार बात की थी, इन 2 चीज से हमें मुक्ति मिलती है। एजुकेशन, ब्रह्मचर्य आश्रम में हम जब ज्ञान लेते हैं तो हम 2 चीज से मुक्ति पा जाते हैं। एक व्यसन से, इतना सेल्फ कंट्रोल आ जाता है कि हमें व्यसन से हमें हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। और ये बचपन से ही होता है। ऐसे नहीं होता है कि कोई आदमी अगर बड़ा होकर दारू पिए बाद में उसको व्यसन होता है, ऐसा नहीं होता है। बचपन में ही छोटी छोटी बातों को व्यसन उसको लग गया होता है, तब उसको ध्यान नहीं दिया होता है। फिर बाद में, जैसे बचपन में थम्स अप की रोज की आदत लग गई, बचपन में ही आइसक्रीम खाने की आदत लग गई, अब वो आइसक्रीम और थम्स अप की आदत बड़ा होके दारू या स्मोकिंग या किसी हुक्का बार या किसी और चीज की आदत नहीं लगेगी, वो गारंटी नहीं है। बचपन में कंपटीशन की आदत पड़ गई तो फिर
बड़ा होके गैम्बलिंग करने की आदत नहीं गिरेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। बचपन से ही लॉटरी सट्टा, मैंने, मेरे सामने एक दोस्त था, हमारे घर के सामने रहता था, तो वो बचपन से ही ऐसे चिट्स निकालना और ऐसे छोटी छोटी गैम्बलिंग की चीजें लेना, वो उसको बहुत पसंद थी। कोई भी फ्री की आइटम आई तो तुरंत ही 2 बबल गम पे एक टैटू फ्री, तुरंत ही वो लेने को चला जाएगा, उसको ये लालच बहुत थी। अब आज तक वो लालच उसकी गई नहीं है, हर बार वो गैम्बलिंग में ही गिरता है। उसको मेहनत करने की अंदर से चाह ही नहीं है, वो गैम्बलिंग में ही गिर रहा है। तो इन सब व्यसनों से मुक्ति बचपन में ही हो जाती है, और इसीलिए होता है ट्रेनिंग और एजुकेशन, और स्पेशली गुरुकुल एजुकेशन। ये घर में नहीं हो पाता है, क्योंकि घर में 8 या 9 साल की उम्र के बाद उपनयन संस्कार होता है, और गुरुकुल में बच्चे पहले जाते थे। और फिर आता है 5वें नंबर पे प्रोडक्टिविटी कोचिंग, उद्योग, करियर, आपकी स्किल, आपका पैशन। आपको हर बार, ये सारी दुनिया प्रोग्रेस हो रही है और आपको भी प्रोग्रेस का फोकस करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट प्रोग्रेसिंग एट एनी स्पेस ऑफ लाइफ, यू आर स्टक। मैं ऐसे किसी आदमी को मेरे साथ नहीं रखना चाहता हूं जो अपने जीवन में प्रोग्रेस नहीं करना चाहता। यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। पिछली बार, पिछला भी धनुहम कोर्स था, तो मैंने एक आंटी को पूछा कि आपने ये कोर्स ज्वाइन किया है, तो क्या है आपका लक्ष्य? तो वो बोले, नहीं बस गुरुजी, सुबह में नींद नहीं आती है, आपका व्याख्यान सुनना बहुत अच्छा लगता है, तो बस आपको देखने चली आती हूँ सुबह में। ओ माय गॉड! अब इस तरह से तो आपका प्रोग्रेस नहीं होने वाला। प्रोग्रेस तो तभी होगा कि जब आपके जीवन में चाह है। मैं ऐसे बहुत लोगों को देखता हूँ को सिर्फ अपने प्रोटेक्शन को ही, वो बस मेरी सिक्योरिटी, मुझे एक जगह मिल जाए, मुझे रहने के लिए एक जगह मिल जाए, मेरा खाना पीना हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो अपनी सिक्योरिटी देख रही है, पर उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे प्रोग्रेस होना पड़ेगा। अगर मैं प्रोग्रेस नहीं करूंगी तो मेरे लाइफ में कहीं की नहीं रहूंगी, मेरा आने वाला फ्यूचर बहुत ही भयानक और डार्क होगा। आजकल माँ बाप बड़ी उम्र में, वो पहले क्या बचपन से सोचते हैं कि बच्चों को हम बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे, वो हमारा ध्यान रखेगा, और दे गेट स्टिक। वो प्रोग्रेस नहीं करते अपनी लाइफ में, और प्रोग्रेस नहीं करते तो बस उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है अपने जीवन में, अंतिम क्षण तक आपको प्रोग्रेस होते ही रहना है। ये पिछले कुछ 100 सालों में ये बहुत ही गलत मान्यता हो गई कि हाँ, अब हमारा बच्चे ध्यान रखेंगे, बच्चे हमारा, हमने बच्चों का ध्यान रखा है, बच्चे हमारा ध्यान रखेंगे। ये एकदम गलत मान्यता है। अगर आप बच्चों को इसलिए जन्म दे रहे हो और इसलिए बड़ा कर रहे हो कि वो आपका ध्यान रखे, तो ये एकदम गलत बात है। आपके ध्यान रखने के लिए आपके बच्चे आपके नौकर नहीं हैं, वो अलग एंटिटी है, उनकी अलग एग्जिस्टेंस है इस दुनिया में, आपका अलग एग्जिस्टेंस है। आपने उनके लिए जो भी उपकार किया सही है, क्योंकि आपके ऊपर किसी ने उपकार किया था, इसलिए आप उन पे उपकार कर रहे हो। वो तो रिटर्न है, वो उसके ऊपर उपकार नहीं है। जो आप पर किसी ने किया उसका आप रिटर्न कर रहे हैं, इट्स ओनली दैट मच। सो कैरियर इज प्रोग्रेसिंग, आपको लास्ट तक आपका प्रोग्रेस चिंतन करना है। लास्ट तक आपका प्रोग्रेस के बारे में आपको मंथन करना ही होगा। अगर आप प्रोग्रेस के प्लान में से हट जाते हो, यू आर जीरो। एक अंकल थे, उनके बेटे ने उनको बोला कि अंकल आप, पिताजी आप दुकान छोड़ दीजिए, आप ऑफिस छोड़ दिए, अब मैं कमा रहा हूँ, आपको कमाने की क्या जरूरत है? अब वो 55-60 साल की उम्र में उन्होंने जॉब छोड़ दिया, और बाद में थोड़े दिन के बाद एक ऐसी मिस्टेक हो गई कि पूरा घर सब लूट गया। अब 5 साल तक जॉब और सब छोड़ देने के बाद वापस जब जॉब करना पड़ा, इतना कठिन हो गया। आज ऐसी स्थिति आई कि उसके बेटे ने उनको घर से अलग कर दिया। अब ये कैसी विचित्र स्थिति है देखिए। इसलिए आपको फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी भी आपकी कभी छोड़ी नहीं चाहिए। आपका जो हुनर है, आपकी जो स्किल है, वो लास्ट मरते दम तक आपको रखना चाहिए। अगर मैं भी अपने आप को अपडेट नहीं करता, और मैं भी अगर कन्वेंशनल ही मेथड्स अपनाता, तो शायद मैं आज आपके सामने इधर ना बैठा होता, और मैं सोच रहा होता कि लोग कब आएंगे, लोग कब आएंगे, लोग कब आएंगे। आपको कभी भी अपना काम छोड़ना नहीं है, आपको अपना काम करते ही रहना है। आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी आपके हाथ में आपके लिए होनी ही चाहिए। कम्युनिकेशन, पूरी लाइफ कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चैलेंज होती है। सबसे बड़ी चैलेंज है कम्युनिकेशन। आप अपनी बात कैसे रख पाते हो, किसके सामने क्या कर पाते हो। और अगर अगर कम्युनिकेशन नहीं है, आप अगर आपके क्लाइंट के सामने, आपके कस्टमर के सामने कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, एक छोटा बच्चा अपने माँ बाप के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता, एक माँ बाप अपने बच्चों के सामने कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं,
एक्सप्रेस करना सिर्फ बोलना नहीं होता है, कभी कभी साइलेंस भी एक्सप्रेशन होता है, कभी कभी खुद ही वो काम करके दिखाना, वो होता है कम्युनिकेशन। मुझे बहुत सारे लोग बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं और बहुत बार उनको कड़वा जवाब मिलता है मेरी तरफ से। मैं चुप रहता हूँ, मैं बात ही नहीं करता हूँ, मैं जवाब ही नहीं देता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, सुमित भाई मुझे पूछ रहे थे कि आपने ये जो सन और अर्थ का ये जो रोटेशन रेवोल्यूशन के बारे में बात की, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने उनको एक सिंपल जवाब दे दिया, जाने दो ना, अब अर्थ घूम रहा है कि सन घूम रहा है, हमको जान के क्या मतलब है, अभी तो हम लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, हम उसके बारे में सोचेंगे। सो समटाइम्स मैं लोगों को भटकाना नहीं चाहता हूँ, जो ओरिजिनल पॉइंट से हम भटक जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे किसकी अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ, मैं फोकस की बात कर रहा हूँ, मैं विजन की बात कर रहा हूँ। अब हम अर्थ या सन पे आ जाएंगे तो ये जो हमारी बात है वो तो चली जाएगी। So you should know when to keep silence, when to answer, when not to answer unnecessary people. And there are so many negative people कि हम कुछ भी बात करेंगे उनके मुंह में से, जबान में से नेगेटिव ही निकलती है। अगर मैं बोलूंगा कि मेरा मेरा विहार कल है, मैं कल विहार करने वाला हूं, तो तुरंत ही उसके मुंह में से ऐसा नेगेटिव निकलता है कि क्या जरूर है विहार करने की, आराम से चौमासे में चले जाना, अभी क्या किधर जाना, इधर भटकना, एक्सीडेंट हो रहे हैं। अरे 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 अरे, इतना बेकार दिमाग। अरे मैं तो इस इंटेंशन से जा रहा हूं कि कल मैं जहां पे पहुंचूंगा वहां लोगों को लाभ मिलेगा, वहां लोगों के जीवन में विकास होगा, नए लोगों से मुलाकात होगी, नए लोगों के जीवन में प्रोग्रेस विकास होगा। और आप तुरंत ही नेगेटिव बात कर रहे हो। तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी चीज होती है। जो लोग अपने जीवन में स्टक हो जाते, एक जगह पे स्टेबल हो जाते, बस अब उनके जीवन में सिर्फ नेगेटिविटी आती है। अब वो जो लोग स्टॉप हो जाते, स्टिक हो जाते, वो हो जाते नेगेटिव के पात्र। नेगेटिव कौन बनता है? जो अपने जीवन में एक, आप देखिए, आप सोच के देखिए, मैं 1 मिनट का आपको टाइम दे रहा हूं, आप सोच के देखिए, आपके जीवन में जो जो भी नेगेटिव इनपुट्स डाल रहे हैं, आप देखिए वो एक जगह पे स्टिक हो गए होंगे। अब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, वो अपने जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, बस खाना पीना बैठना सोना, उसके जीवन में और कुछ नहीं है। जो स्टिक हो जाते हैं उनके जीवन में ज्यादा नेगेटिविटी मिलती है। तो आपको प्रोग्रेस करना है, प्रोग्रेस करने के बाद आपको ज्यादा 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 कम्युनिकेट करना है, पॉजिटिव कम्युनिकेशंस करने, पॉजिटिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। जो हमारे मंदिर में जाप होते हैं, ये किसके लिए होते हैं? पॉजिटिव यूनिवर्स के साथ पॉजिटिव कम्युनिकेशन के लिए, सबका अच्छा होना चाहिए, इसलिए पॉजिटिव कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। पर्सनल ग्रोथ, अपने जीवन में खुद का विकास। अब ये यहाँ पे जब खुद का विकास होता है तब यहाँ पे खुद के गुणों का विकास, कम्युनिकेशन है, एजुकेशन है, फाइनेंस है, करियर, ये सब बाह्य विकास है। अब हमारा आंतरिक विकास होता है, पर्सनल ग्रोथ। ये हमारे अंतर के वैभव यानी अंदर की खुशी होती है। पर्सनल ग्रोथ में क्या होता है? हम दिन ब दिन खुशी का अनुभव करते हैं, हैप्पीनेस हमें मिलती है। पर्सनल ग्रोथ एक ऐसा लेवल है जिसमें हम बाह्य अचीवमेंट्स, हमारा जो बाहर का जो हमारा हमारे जीवन में हमको प्रोग्रेस दिखता है वो नहीं, हमारे आंतरिक प्रोग्रेस से हमें खुशी मिलती है। जैसे कि एक दिन मैं 25 गाथा मैं याद कर पाया था, और दूसरे दिन मैंने 29 गाथाओं को याद कर लिया, तो ये मेरा पर्सनल प्रोग्रेस था कि कल मैंने 25 किया, आज मैंने 29 किया, और इससे मुझे खुशी हुई। मैंने कुछ याद कर लिया तो उससे मुझे खुशी हुई, ये मेरे मेमोरी की प्रोग्रेस। कल कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा था, आज मुझे समझ में आ रहा है, ये मेरा पर्सनल प्रोग्रेस है। कल मैं कुछ चीजें कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मैं मौन नहीं रख पा रहा था, आज मैं मौन रख पाता हूँ, ये मेरा पर्सनल प्रोग्रेस है, ये पर्सनल अचीवमेंट है ना। तो ये एक एलिमेंट है हमारे जीवन में। इसके बाद हमारा कल्चर जो आज जीरो हो चुका है। शादी कैसे करनी है पता नहीं है, बच्चों को स्कूल में कैसे भेजना है पता नहीं है, बच्चे कैसे जन्म देने हैं वो पता नहीं है, कुछ भी पता नहीं है। बस एक फिजिकल जानवर जो करता है, जानवर के जैसे आप बच्चे को जन्म देते तो उसको खाना पीला खिलाते हो, वो ठीक है। पर जो कल्चर है, गर्भाधान संस्कार क्या होता है, कौन से मंथ में हमें कंसीव करना होता है, कंसीव करने से पहले हमें क्या क्या हमारे जीवन में पॉजिटिविटी चाहिए, क्या क्या हमारे गर्भ गर्भ में हमें पॉजिटिविटी चाहिए, क्या क्या हमें ध्यान रखना है, और गर्भ के वक्त हमें क्या करना है, उसके बाद उसको स्कूल में कब भेजना है, गुरुकुल शिक्षा कैसे देनी है, उसको कैसे हमें बड़ा करना है, उसको फाइनेंशियली कैसे स्टेबल करना है, उसकी शादी तक, बच्चा बड़ा हो जाए और उसकी शादी तक कोई प्लानिंग नहीं होती है, कल्चर ही नहीं है, ये संस्कार ही नहीं है। और अंतिम संस्कार होता है जब आदमी मर जाता है,
इन एक भी 16 संस्कार होते हैं। 16 संस्कार कैसे हम जीवन जी सकते हैं, इसका जो प्लानिंग होता है बहुत ही रिच है। अब उपनयन संस्कार किए बिना ही स्कूल में डाल देते, बाद में बोलते हैं कि गुरुजी इसको कुछ मंत्र दो ताकि उसको याद रहे। पर जरूरी है 8 साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में उसका उपनयन संस्कार होना चाहिए, वेद कर्म संस्कार होना चाहिए। तो कल्चरल रेजोनेंस हम आज जीरो हो चुके हैं। शादी के बाद हमारा बन नहीं रहा है। तो शादी के टाइम टाइम वो जो पंडित होता है उसको बोलते अरे क्या पंडित जी 3-3 4-4 घंटे लगाते हो, बस 1.5 घंटे में खत्म करो। पंडित जी भी ओम नोम करके स्वाहा स्वाहा करके खड़ा कर देता है। अब उस दिन मैनिफेस्टेशन हुआ नहीं, आपको तो आपका वो क्या बोलते हैं स्टेज शो का पड़ा है, स्टेज स्टेज 50 लाख का स्टेज बनाया है, फोटो निकालना है, सेल्फी उसमें पड़े होते। जिस दिन मैनिफेस्टेशन करता है, जिस दिन यूनियन हो रहा है, उस दिन सबके आशीर्वाद लेने हैं। वो आशीर्वाद वो पंडित जी के सामने आप आशीर्वाद लेते ना, फिर बाद में 1 साल 2 साल होने के बाद फिर बाद में हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, रिलेशनशिप के लिए चलो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, क्या है हमारा टिकने वाला है नहीं टिकने वाला है। वो पहले दिन जब आपने मैनिफेस्ट नहीं किया उसी दिन नक्की हो गया था कि ये अब ज्यादा एक कलेश कचमाच ये होने ही वाला है। और आपके 36 गुण मिले के ना मिले, वो जो संस्कार है, वो एनिमल जो यूनियन करते उसको शादी नहीं कहा जाता है। वो पीके फिल्म में कहते कि ये यूनियन है, वो शादी, अबे वो शादी नहीं है। ये शादी का मतलब होता है मैनिफेस्टेशन। अब उसको ये मीनिंग पता है नहीं और उसके लाइफ में 3-3 डाइवोर्स हो चुके हैं। मैं आपको एक वीडियो बताऊंगा, आमिर खान रो रहा था और वो बोल रहा था कि मेरे लाइफ में मैंने सब कुछ प्लान किया, एक चीज में कभी प्लान नहीं कर पाया और वो है रिलेशनशिप। ना मेरे मम्मी के साथ मैं प्लान कर पाया, ना पिताजी के साथ, ना बच्चों के साथ, ना वाइफ के साथ। ये सबसे बड़ा मेरा रिग्रेट है। वो रो रहा है, उसने जीवन में सब कुछ अचीव कर लिया। अब उसको कोई फिल्म बनाने की मिली तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, अब उसको कुछ है नहीं, बस वो रो रहा है कि आई कुड नॉट मेंटेन रिलेशनशिप। कम्युनिटी एंगेजमेंट, सोशल एंगेजमेंट बहुत ही जरूरी है। संस्कार के बाद आता है कम्युनिटी एंगेजमेंट, सोशल एंगेजमेंट, अपने देश के प्रति, अपनी सोसाइटी के प्रति, अपनी कम्युनिटी के प्रति एकता, यूनिटी ये रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद में होता है भाव बोध, आत्म साक्षर, परम पवित्रता प्रतीति च, इमोशनल इंटेलिजेंस, हमारे हृदय को कंट्रोल करना, हमारी भावनाओं को कंट्रोल करना, हमारे जज्बातों को कंट्रोल करना। और अंतिम होता है स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता, द परफेक्ट प्लान। ये है ह्यूमन एक्सपीरियंस का श्रेष्ठ एक्सपीरियंस। अगर ये 12 इसेंशियल्स हैं हमारी लाइफ में तो आप एक मनुष्य भव को सफल कर रहे हैं। अब इसको हम लाइफ ग्रिड टूल में डालेंगे। तो अब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं लाइफ ग्रिड टूल जो आज आपने बना के रखा है, उसको आप कैसे समझोगे। तो हमारे लाइफ के 4 भाग हैं। इसको मैंने बीच बीच में कहीं कहीं ब्लैंक्स रखा है, वो आपके लिए ब्लैंक रखा है। मैं अभी आपको सबको एक एक को इनवाइट करके यहाँ पे एक एक चीज में लिखने वाला हूँ। तो 12 एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं और जीवन के जो फेज हैं उनको यहाँ पे मैंने क्लैरिटी के साथ यहाँ पे लिखा है, जीवन के जो 4 फेज हैं। तो अब ब्रह्मचर्य आश्रम, जैसे हमने पहले सीखा था, ब्रह्मचर्य आश्रम का मतलब होता है लर्निंग, सीकिंग, द टेकिंग। गृहस्थ आश्रम का मतलब होता है टेकिंग एंड गिविंग। वानप्रस्थ आश्रम का होता है गिविंग और संन्यास आश्रम का होता है नॉट टेकिंग, नॉट गिविंग, कंप्लीट डिटैचमेंट। तो जैसे मैंने यहाँ पे फाइनेंस की एक बात रखी है, ब्रह्मचर्य में फाइनेंस क्या होता है, डिसिप्लिन। आपको बच्चों को एक ट्रैकर देना चाहिए। बचपन में फाइनेंस क्या होता है, डिसिप्लिन होता है। जैसे एक पिकी बैंक होती है, उसको हम मनी सेव करने के लिए कहते हैं। हमारे जैसे मैं बचपन में था तो मुझे ये फाइनेंस कैसे सिखाया गया था। उस जमाने में एक हफ्ते के मुझे 20 रुपीज मिलते थे और अगर 4 हफ्ते मैंने उसको सही फाइनेंशियली यूज किया तो मुझे दूसरे 20, यानी हर मंथ मुझे 100 रुपीज मिलते थे, साल भर के 1200 रुपए मिलते थे। उस समय में जो जैसे आज 1 लाख रुपए का मैनेजर होता है, उस समय में एक अच्छे मैनेजर को 1200 रुपये मिलते थे। 1200 रुपया मतलब बहुत बड़ी बात थी। जब मैं 5th स्टैंडर्ड में 6th स्टैंडर्ड में था, अगर किसी को 1200 रुपये महीने के मिले तो मतलब ही इज वेरी ग्रेट पर्सन। तो मुझे मेरे पिताजी साल भर के वो मुझे कहते थे कि देख मेरे मैनेजर का पगार है, वो तुझे मैं डिवाइड करके दूंगा, हर महीने तुझे 100-100 रुपए मिलेंगे और तेरी बर्थडे को एक्स्ट्रा मिलेंगे। अब मुझे उस साल भर में प्लान करना है कि इसी में से मुझे सब खरीदना है, इसी में से मुझे जो बचाना है पर्सनल नीड्स इसी में से खत्म करनी है।
टॉयज चाहिए, अगर टॉयज चाहिए तो 2 महीने का 100 रुपीज मुझे बचाना है और उसी में से टॉयज लेना है मुझे। ये मेरा ट्रैकर था, मेरे पिकी बैंक थे, उसमें मैं बचा के भी रखता था। बाद में जैसे कहीं गिफ्ट मिली, कहीं प्राइज मिली, दादा दादी देते थे, पूरा ट्रैकर होता था कि अब मेरे पास 100 रुपए हैं, अब मेरे पास 200 रुपए हैं, अब मेरे पास 300 रुपए हैं। और मैं, मुझे जब चाहिए होता था तब मैं लेता था। तो दैट वाज ए डिसिप्लिन। आज की तारीख में किसी भी बच्चे को यह सिखाया नहीं जाता है। यू हैव टू हेल्प देम। प्रॉब्लम यह है कि खुद माँ बाप ही खुद का अकाउंट्स नहीं रखते, तो फिर बच्चे को क्या सिखाएंगे? प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तो उसके साथ डिसिप्लिन होना चाहिए, इसका ट्रैकर। अब हम प्लानर, जो अगला टूल हम सीखेंगे, इसमें ये सारे के सारे 48 प्लानर्स होंगे। और 48 × 5 यानी कि डेली प्लानर, फोर्टनाइटली प्लानर, सीजनल प्लानर और एनुअल प्लानर और लाइफ टाइम प्लानर। 48 × 5, 240 प्लानर्स पूरे लाइफ में। 240, 48 मतलब ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। एक एक आश्रम में आपके पास 60 प्लानर्स होने चाहिए। जैसे आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हो तो आपकी लाइफ को सेट करने के लिए 60 प्लानर्स, 12 इसेंशियल्स और 12 × 5। 12 × 5 मतलब एक डेली प्लानर, एक फोर्टनाइटली प्लानर, एक सीजनल प्लानर, एक 4 मंथ एनुअल प्लानर और एक लाइफ टाइम प्लानर। 4 मंथ मतलब सीजनल, डेली, फोर्टनाइटली 15 दिन पे, पाक्षिक, सीजनल 4 महीने का, एनुअल वार्षिक और लाइफ टाइम का। ये 5 प्लानर आपके होने चाहिए। तो 12 × 5 60 और 60 × 4 आश्रम्स इज इक्वल टू 240। अगर आपका 240 चार्ट बराबर है, आप स्वर्ग का अनुभव करोगे। अगर ये फोकस्ड है, अगर ये प्लान्ड है। आप ज्यादा टेंशन मत लेना, नहीं बनाओगे तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे चलती है जीवन, जीने दो, कोई टेंशन नहीं है। ऐसे भी आप जी सकते हो बिना प्लान किए, बस चल रहा है चलने दो, सहन हो रहा है होने दो, जो हो रहा है होने दो। आई डोंट थिंक कि आपकी खुशी मेंटेन हो पाएगी। मैंने ये सब फोकस किया है मेरी लाइफ में। चलो 240 नहीं बना सकते हैं, 100, चलो 60, अभी आप गृहस्थ आश्रम में हो, 60 नहीं बना सकते हो। 12 डेली का प्लानर, फोर्टनाइटली नहीं बनाना है, जाने दो, नहीं बनाओ। आपको सीजनल नहीं बनाना है, मत बनाओ, जाने दो। आपको 4 मंथ का नहीं बनाना है, मत बनाओ, जाने दो। आपको एनुअल नहीं बनाए, मत बनाओ, जाने दो। आपको जीवन भर का प्लान नहीं बनाए, जाने दो, मत बनाओ। डेली का सिर्फ 12, वो आएगा फोकस बोर्ड टूल में। आप नहीं, पहले आप प्लान करके रख दो। 240 प्लानर्स आपके लाइफ में होने चाहिए, या प्लान करके रख दो बस। करना है नहीं करना है बात की बात है, आप डिजाइन तो कर दो। 240 प्लानर्स, 240 चार्ट्स। आप 240 चार्ट्स एकदम चुटकी में सीख जाओगे। अभी मैं सिखा रहा हूं, चुटकी में सीख जाओगे। बाद में आएगा फोकस टूल। ये सब पूरा अभी का अभी नहीं करना है, एक एक स्टेप वाइज करना है। कौन सी चीज को हासिल करने के लिए कितने दिन लगेंगे, वो फोकस बोर्ड टूल में आएगा। और मान लो अगर ये फिनिक्स राइज, लाइफ ग्रिड, लाइफ प्लानर और फोकस बोर्ड, ये 4 आपके डिजाइन हो गए, बाद में हमारी जर्नी मल्टीप्लाई होने वाली है। अभी भी बहुत सारे लोगों ने अपनी वर्कशीट्स अपलोड कर दी है, और उन सभी का मैं अभिवादन करने वाला हूं। सबको सर्टिफिकेट, आई कार्ड में देने वाला हूं। मैं अभी भी आप सबको बता रहा हूं आगे के प्लानर्स। बाद में इटर्नल इक्वेशन में कोई वर्कशीट नहीं है। बाद में उसके बाद में जो 3 हमारा सेल्फ ग्रोथ, अल्ट्रा प्रो मैक्स सेल्फ है, उन सभी में किसी में भी वर्कशीट नहीं है। यही है जो वर्कशीट है, यहाँ पे है। एस्ट्रोलॉजी की कोई वर्कशीट नहीं है, वास्तु की कोई वर्कशीट नहीं है, न्यूमरोलॉजी की कोई वर्कशीट नहीं है। आगे के 7-8 कोर्स में ज्यादा करके कोई वर्कशीट्स नहीं है। वहां पे सिर्फ नॉलेज शेयर होगा। जो वर्कशीट्स है यही है, पूरे हमारा जो 21 कोर्सेज का जो सेंटर पॉइंट है, यही 4 चीजें हैं। लाइफ ग्रिड टूल, लाइफ फोकस टूल, लाइफ प्लानर टूल, बस यही है। अब इसी को हम एनहांस करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करने वाले हैं आगे के कोर्सेज। ठीक है। तो जैसे बचपन में हमें डिसिप्लिन होना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में सिक्योरिटी होनी चाहिए। यानी आपकी वाइफ के लिए आप थोड़े पैसे बचा के रखो, आपके माँ बाप के लिए थोड़े पैसे बचा के रखो, आपके बच्चों के लिए आप थोड़े पैसे बचा के रखो, और उसमें से बचता है तो आप घूमने फिरने या एक्स्ट्रा खर्चा करने के लिए जाओ। सिक्योरिटी होता है। गृहस्थ आश्रम में पैसों की सिक्योरिटी होती है। वानप्रस्थ आश्रम में जेनरोसिटी होती है, दान देना है मुझे। और संन्यास आश्रम में सिंप्लिसिटी होती है, एक पैसे को हाथ नहीं लगाना होता है। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम में कैरियर है, तो वो फोकस होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। और गृहस्थ आश्रम में जो हमारा कैरियर होता है वो पैशन वाला होता है।
अगर बचपन में हम फोकस्ड हैं तो ये पैशन बन पाते, अगर बचपन में ही फोकस नहीं है तो ये पैशन नहीं बन पाएगा। जैसे कि हमें कभी भी कोई भी चीज चालू करनी है, कोई भी बिजनेस चालू करना है, तो कहाँ से चालू करना चाहिए? जो आवश्यक है, नेसेसिटी है, बेसिक नीड है, वहां से शुरू करना चाहिए। जैसे कि आपने धंधा शुरू किया तो आप कौन सी आइटम से धंधा शुरू करोगे? रोटी कपड़ा मकान इसेंशियल, वहां से शुरू करोगे, वो रोज की नीड है। जैसे आप दवाई की दुकान चला रहे हो, मान लीजिए आपकी दवाई की दुकान है, तो आपकी बेसिक दुकान में कौन सी चीजें होंगी जो डेली यूज होती है? जैसे कि पेट साफ करने की दवा लोग रोज डेली यूज करते हैं, अपने घर में रखते ही हैं। जैसे कि नैपकिन होते हैं, टॉयलेटरीज होते हैं, साबुन होते, मेडिकल सोप्स होते हैं, सल्फर सोप्स होते हैं, कुछ कुछ होता है जो डेली नीड्स होती है, तो उसमें से ज्यादा कमाई होती है। अब जो मेडिसिन, न्यूरोलॉजिकल मेडिसिन होती है, अब साल भर में कोई 4 ही पेशेंट आएंगे वो लेने के लिए, ठीक है? तो हम किस पे फोकस करते हैं? तो जो प्रोडक्ट डेली यूज होता है, जो ज्यादा बिकता है, उसमें हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर आप कपड़े की दुकान में इन्वेस्ट करते हो, पहले क्या बीच में एक ऐसा फ्रीज पीरियड आया, लोग कपड़े खरीद ही नहीं रहे थे, क्योंकि मार्केट में क्या था कि आप ड्यूरेबल कपड़े लो जो साल भर तक चले। अब साल भर तक चले तो नई जो मार्केट में नई दुकानें आएंगी वो बेचेंगी कैसे? तो आजकल नया ट्रेंड निकला, जैसे ये जेरोधा वगैरह है, वो क्या करते हैं? पहले था कि 6 6 महीने में ट्रेंड बदलता था, फिर था महीने महीने में ट्रेंड बदलता था, अब उन्होंने हफ्ते हफ्ते में ट्रेंड, हर हफ्ते में नई डिजाइन नया ट्रेंड रख देते। तो वो बिजनेस करने का एक स्टाइल है, ये आपको फोकस करना है तो ही आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। तो कैरियर जो है वो फोकस्ड होता है, बाद में पैशन होता है। अब कौन मुझे बताएगा कि वानप्रस्थ आश्रम में कैरियर के बारे में कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? नॉट एक्सपीरियंस, नो नो, नॉट एक्सपीरियंस, नॉट कॉन्फिडेंस। यस, Tanvi ji has told the right thing, that is consistency and expansion, that is the legacy. Legacy, आपको अपने बच्चों के लिए एक ऐसी लेगेसी छोड़ जानी है कैरियर की कि वो भी आपको कहे कि आपने एक जबरदस्त, मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा आप एग्जाम्पल हो। माई फादर इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल फॉर हिज बिजनेस। लेगेसी, लेगेसी, परसिस्टेंस तो होता, यस, गुडविल, यस संदीप भाई, राइट, दैट इज द राइट, लेगेसी एंड गुडविल। वानप्रस्थ आश्रम का यही होता है, गुडविल, लेगेसी एंड गुडविल, राइट। अब संन्यास आश्रम में कैरियर के बारे में आप क्या कहोगे? तन्वी जी, आई थिंक यू हैव लर्न फ्रॉम समवेयर। एब्सोल्युटली, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन। अब टाइम आता है जब एक पिता अपने बच्चों में सब डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। नॉट डोनेशन, इट इज डिस्ट्रीब्यूशन। अपने, ये कैरियर है, कैरियर का डोनेशन नहीं होता है। आप क्या कैरियर को डोनेट करोगे? कैरियर को आप डोनेट नहीं करोगे, कैरियर को आप थोड़ी ना डोनेट करोगे, कैरियर को तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने फैमिली में, अपने बच्चों में। ओके, सो ब्रह्मचर्य आश्रम में वाइटलिटी यानी कि हमारे सभी के सभी ऑर्गन्स और सभी की सभी इंद्रियां, इनर ऑर्गन्स, एक्सटर्नल ऑर्गन्स और पूरा शरीर स्वस्थ हो, इसका एक ट्रैकर होना चाहिए। आपका बच्चा यदि 15 साल का है और 15 साल की उम्र में यदि उसका वजन 50 किलो नहीं है, तो आपको उसको कहना चाहिए, या 15 साल की उम्र में उसका वजन 70 80 केजीज है, तो आपको उसको कहना चाहिए कि यू आर नॉट वाइटल। अब समझो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही जिसका वजन या जिसकी बॉडी ठीक नहीं है, तो वो आगे क्या करेगा? तो 25 साल की उम्र तक उसको एकदम हेल्दी हो जाना चाहिए, वाइटल हो जाना चाहिए, बिना कुछ भी फ्लॉ के। गृहस्थ आश्रम में हमें बैलेंस करना है। अब वानप्रस्थ आश्रम में क्या होगा? यहाँ पे वानप्रस्थ आश्रम में हेल्थ के बारे में आप क्या बोलोगे? एनीबडी? यस, मेंटेनेंस सही है, मेंटेनेंस इज राइट, celibacy is also right, maintenance is also right, celibacy is also right, but I want the exact fit and stable. Yes, Bhumit, there the word came, awareness, the word came over here, awareness। आपको हर दम ध्यान रखना है, मुझे ये खाने से एसिडिटी होती है। अब एक बार ऐसा हुआ, मेरी एक फेवरेट कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार ऐसा हुआ, एक अंकल थे, उसको बचपन से पपैया खाने का बहुत शौक था। फ्रूट में तो के पपैया का प्लेट खाता था पहले, आज से 20 25 साल पहले। नॉट ओनली कंट्रोल ऑन फूड संदीप भाई, कंट्रोल ऑन एवरीथिंग, कंट्रोल ऑन एवरीथिंग। आज से 20 25 साल पहले रेस्टोरेंट्स के बाहर एक फ्रूट का स्टॉल होता था, तो लोग है ना वहां पे जाके फ्रूट जूस या कुछ ना कुछ एक, जैसे हम आजकल डेजर्ट्स खाते, आइसक्रीम्स खाते लास्ट में, तो तभी पहले एक ट्रेंड था कि
खाना खाने, रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद जूस पीने जाना है, तो वो अंकल को पपैया बहुत अच्छा लगता था। अब पपैया मतलब कैसा, सुबह में वो गाठिया खाएगा, गाठे के साथ वो संबारा वो पपैया का खाएगा, चटनी तो पपैया का खाएगा, कुछ भी। दोपहर में सब्जी खाएगा तो पपैया की सब्जी खाएगा, उसको पपैया बहुत अच्छा लगता था। अब पपैया खाते खाते उसके पेट में इतना वो जो लैक्टिक स्टेबिलिटी होती है वो चली गई, वो होल्ड करना जो होता है वो चला गया, वो खाएगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा, और बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे सब बाहर निकल जाते, अंदर स्टेबल ही नहीं हो पाते थे। फिर करीब वो 50-60 साल के हुए तब डॉक्टर ने उनको कहा कि भैया आप ये पपैया खाना छोड़ दो, ये एक्सेस जो पपैया पपैया पपैया, सब्जी के साथ पपैया, और सुबह में नाश्ते में पपैया, दोपहर में पपैया, शाम को पपैया, सारा दिन पपैया, ये बस हो गया अभी। अब उसको इतना टेम्पटेशन था, सामने पपैया दिखा नहीं और मुंह में पानी आया नहीं। धीरे 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 एक बार ऐसा हुआ कि उसके बच्चे बड़े हो गए, उसकी बहू आई, तब उन्होंने डिटेक्ट किया और उन्होंने निश्चय किया कि अब पिताजी को पपैया खाने देना नहीं है। जब युवान होते तो खा लेते हैं, पर अब जब ओल्ड एज होता है तो खाने मिलता नहीं है। बहू ने बोल दिया आज से आपको पपैया नहीं खाना है, और उसने कहा ठीक है। एक बार उसके फ्रेंड के घर पे गया, और फ्रेंड ने, अब कोइंसिडेंस था उसके घर पे, तभी ही बहुत सारे 4-5 पपैया का थैला, उसका खुद का बगीचा था, तो उस बगीचे से मैं 4-5 पपे थैले में से बड़े बड़े, और उसकी सुगंध आ रही थी, बाजू में सोफे के बाजू में ही वो आदमी रख के गया था, उधर सुगंध आ रही थी। अब वो सुगंध आ रही है, उसने पूछा चाय, तो बोला क्या, चाय, चाय पीने, चाय पिएगा ना, चाय चाय मंगाता हो। अब उसको चाय नहीं चाहिए थी, बहुत दिन से वो पपैया नहीं खाया था, पपैया खाना था। उसके फ्रेंड को पता चल गया, काटा, और काटने के बाद एक एक खा ले, दो खा ले, तीन खा ले, अब धपाधप पूरा चला गया। 1-1.5 साल से खाया नहीं था, धपाधप चला गया, और जैसे घर पे पहुंचा वैसे लूज मोशन, डिहाइड्रेशन, बेहोश, और सीधा हॉस्पिटल। अब बच्चों इतने चिल्लाए, इतने चिल्लाए, इतने चिल्लाए उसके फ्रेंड के घर पे, आपने कुछ खिलाया होगा, आपने ही कुछ किया है, मेरे पिताजी को आपने ही हॉस्पिटल में करा। अब फ्रेंड्स ने मना कर दिया कि पापा तू मेरे घर पे आना मत, ऐसी तेरी हालत होती है, हमें पता होता तो हम तुझे देते ही नहीं। अब कि जैसे तैसे करके घर पे आया, स्टेबल हुआ। अब धीरे 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 उसने मना कर दिया, अब मैं नहीं खाऊंगा। अब फिर से 5-7 साल निकल गए ऐसे बिना पपैया के। नाउ ही 75 years ऑफ एज, और उसका पोता है, उसके पोते की शादी होने वाली है। तो शादी के वक्त सब जो समधी थे वो समधी बाहर गांव से आए हैं इधर रुकने के लिए, और वो अपने साथ बहुत सारा कुछ लेके आए हैं। कोइंसिडेंटली समधी के बगीचे में भी पपैया उगते थे, और वो बहुत सारे पपैया और फ्रूट्स लेके आया है। अब शाम का टाइम था, दोनों समधी के परिवार वाले सब बाहर चले गए हैं, और घर पे सिर्फ जो वृद्ध लोग हैं वो घर पे बैठे हैं। वो वृद्ध लोग बैठे बैठे बात कर रहे कि हमारे बगीचे में ये होता है, ये होता है, वो होता है। बात बात में समधी ने, जो बूढ़े समधी थे, उन्होंने पपैया निकाला और ये कहा कि ये मेरे बगीचे का है, थोड़ा टेस्ट कीजिए। आपको क्या लगता है ये खाएगा कि नहीं खाएगा? उसने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। और समधी ने बोला अरे शादी का माहौल है, थोड़ा तो चल जाएगा, थोड़ा तो चल जाएगा। अब उसको दिमाग में ऐसा आया कि चलो शादी का माहौल है, थोड़ा खा लो, खा लो, और सीधा हॉस्पिटल में। अब पोता गाली दे रहा है कि दादाजी को मेरी शादी में ही मरने की सूझी थी। इसी टाइम पे वो, उनको ये सब सूझता है। अभी भगवान को बोल रहे हैं कि उसको ऊपर लेना मत, थोड़े दिन के लिए इधर रुको, मेरी शादी हो जाने दो, फिर बाद में उसको लेना है तो चले जाना। अब उसका जो समधी था वो एकदम डर गया कि मेरी वजह से इसका ये हो गया, मेरी गलती हो गई। उसने गणपति बापा की मन्नत रखी कि अगर आप इसको ठीक कर दोगे तो मैं आप जो बोलूंगा पैदल आऊंगा, इस उम्र में भी मैं पैदल चल के आऊंगा उधर। जैसे तैसे घर पे आया, शादी हो गई, सब ठीक हो गया। अब उसने बोला कि अगर आप ठीक हो जाओगे तो मैंने मन्नत मानी है कि मुंबई में सिद्धि विनायक का गणपति का मंदिर है, उधर आपको माथा टेकने जाना है। अब दोनों जा रहे थे, जाते जाते ऐसा हुआ कि वो सब प्रसाद जो चढ़ाते गणेश जी की मंदिर में, तो वो गणेश जी के मंदिर में अपने घर के बहुत सारे कपड़े लत्ते, ये वो प्रसाद, उसमें अपने बगीचे के पपैये लेके जा रहा था वो चढ़ाने के लिए। और कोइंसिडेंटली सबके लैप में सब थोड़ा थोड़ा सामान रख दिया था, और कोइंसिडेंटली दादाजी के पैर में ही पपैया आया। और एकदम अचानक ही वो ड्राइवर था, उसने ब्रेक मारी, आगे बम्पर था, ब्रेक मारी, और दादाजी का मुंह ऐसे भटका, आगे जो सामान पड़ा था, और उसका दांत जो है, मुंह जो है उधर टेस्ट हुआ, उसको लगा कि इसमें पपैया है, उसको थोड़ा टेस्ट आ गया। अब मन में तलब जागने लगी। अब गणपति के मंदिर में गए, प्रसाद चढ़ाया,
पुजारी ने आधा काट काट के वापिस प्रसाद दिया। अब उसको समधी बोल रहे, ये प्रसादी का तो पपैया खा लेना चाहिए, प्रसादी के पपैये से कुछ नहीं होगा, आप ले लीजिए, गणेश जी का प्रसाद है। वो प्रसाद लेगा कि नहीं लेगा, अगर खा लिया तो जिंदा बचेगा कि नहीं बचेगा। तो वानप्रस्थ आश्रम में सबसे बड़ी बात जो हमें प्लान करनी चाहिए वो है अवेयरनेस। ये टाइम होता है आपको कंट्रोल करने का, टाइम होता है, यही टाइम पे आपको कंट्रोल करने सीखना आना चाहिए, वरना आप खुद भी परेशान हो जाओगे और दूसरों को भी परेशान करोगे। आजकल तो बच्चे ही बूढ़े हो गए और युवा भी बूढ़े हो गए, कौन बूढ़ा और कौन जवान है पता ही नहीं चलता है। यू हैव टू प्लान दिस। और संन्यास आश्रम में आप हेल्थ के लिए क्या कहोगे? यस काजल बेन, एब्सोल्युटली सुपर्ब, द आंसर इज डिटैचमेंट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली डिटैचमेंट, सैक्रिफाइस, त्याग। यस खुशबू बेन, एब्सोल्युटली त्याग, नॉन अटैचमेंट। यस धरा बेन, राइट। नॉट केयर और मेंटेन तो वानप्रस्थ आश्रम में था, केयर और मेंटेन वानप्रस्थ आश्रम में था, संन्यास आश्रम में डिटैचमेंट होता है। एब्सोल्युटली अंजलि बेन, डिटैच। नूतन बेन, डिसिप्लिन डज नॉट कम इन द एंड, डिसिप्लिन कम्स इन वानप्रस्थ आश्रम। संन्यास आश्रम में होता है डिटैचमेंट। अब रिलेशनशिप में होती है बाउंड्रीज। बचपन में बच्चों को पता नहीं होता है किसके साथ हमें जाना चाहिए, किसके साथ नहीं जाना चाहिए। आजकल बहुत ही फ्रैंक और फ्री मम्मियां होती है, बचपन में ही भेज देती, अरे फ्रेंडशिप बनाएगा, अरे फ्रेंडशिप बनाएगा, और जब वो बना लेगा तब आपको लात मार देगा। फ्रेंडशिप में पहले होती है बाउंड्रीज, रिलेशनशिप्स में बचपन से ही आपको सीखना चाहिए किसके साथ हमें फ्रेंडशिप करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। ये बचपन में ही सिखाया जाता है। जो ये नहीं सीखता है, बड़े होकर के किसी को भी हक करेगा, किसी से हाथ मिलाएगा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसका बैड टच है किसका गुड टच है, उसको पता ही नहीं चलता है। बात मैंने लोगों को बातें करते सुना है, अरे ये तो, उसको तो सिर्फ फोन कर वो तो आ जाएगी, उसको कुछ, उसको बहलाना उसका फुसलाना, मतलब लाइफ में बाउंड्रीज सीखी ही नहीं है। नाउ डे व्हेन दे डोंट हैव बाउंड्रीज इन रिलेशनशिप, दे विल नेवर बी एबल टू स्टेबलाइज देमसेल्फ। हमारा अंदर बुरा नहीं होता है, पर हमको वो संस्कार ही नहीं मिले होते। रिलेशनशिप में यू शुड बी रिजर्व, यू शुड हैव दैट एटीट्यूड। हम कैसे भी किसी से हाथ नहीं मिला लेंगे। जब सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलने गया तो उसके पहले 4 नकली क्लोन हिटलर बना के रखे थे। बोस जब उनको मिला तब सामने से जब शेक हैंड किया तो बोस ने पहचान लिया कि ये हिटलर हो ही नहीं सकता है, हिटलर की जो मैंने बात सुनी है वो हिटलर ये नहीं हो सकता है। 3-4 नकली चले गए, फिर हिटलर ने उनको पूछा कि हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज मी, तो बोस ने कहा कि हिटलर हैज हिज हिटलर एटीट्यूड। ये जो 4 नकली थे उनको वो एटीट्यूड था ही नहीं, उनमें वो एटीट्यूड ही नहीं था। यू शुड हैव योर बाउंड्रीज, किसके साथ बात करनी है किसके साथ बात नहीं करनी है, रिलेशनशिप किसके साथ मेंटेन कर रहे हैं किसके साथ नहीं मेंटेन कर रहे हैं, कैसे करना है, ये सब बाउंड्रीज होनी चाहिए। नाउ हु विल टेल मी गृहस्थ आश्रम में हमारी रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए? ये बहुत ही अनफेमिलियर वर्ड होगा शायद। नो, बाउंड्रीज ब्रह्मचर्य आश्रम में बाउंड्रीज होती है, गृहस्थ आश्रम में लिमिटेड नहीं होती है। यस, कमिटेड वो फैमिली में आएगा। यस, लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दी, मेच्योरिटी, स्टेबल, लेटिंग गो, अंडरस्टैंडिंग, यस। पर हमको तो एक्सपांड करना है। आपका बिजनेस रिलेशनशिप्स होगा, आपका सोशल रिलेशनशिप होगा, बहुत होगा। फाउंडेशन तो पहले ही हो चुका है, फाउंडेशन यहाँ नहीं आएगा। ये ट्रस्ट वर्दी, ओपन, ये रिलेशनशिप में होना चाहिए, दैट इज ट्रू। ट्रस्ट वर्दी, ओपन, यस, दैट इज द वर्ड कम्स काजल बेन की तरफ से, हार्मनी, दैट इज कंपैशन, द वर्ड इज कंपैशन। अब कंपैशन क्यों, वाई? गृहस्थ आश्रम में कंपैशन हमें क्यों होना चाहिए, करुणा क्यों होनी चाहिए? क्योंकि आप सोसाइटी के साथ रह रहे हो, और जो भी आप रिलेशनशिप में आते हो उसमें टेकिंग नहीं होना चाहिए, गिविंग होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में जब आप आते हो, जैसे आप एक वाइफ हो तो वहां पे लेना नहीं है, वहां पे देना है, करुणा करनी। वैसे ही जब आप एक हस्बैंड है वो अपने बच्चों पे करुणा करता है, वो अपनी वाइफ पे करुणा करता है, तो ये कंपैशनेट। अगर गृहस्थ आश्रम के रिलेशनशिप्स कंपैशनेट होते हैं, करुणा, लेना कुछ नहीं है, अगर स्वार्थ वाले होते, सेल्फिशनेस वाले होते तो रिलेशनशिप बिगड़ जाएंगे। गृहस्थ आश्रम में हमको ये देखना है कि हमारा कोई भी रिलेशनशिप लॉयल हो, ट्रस्टवर्दी, वो सही है। बहुत बार क्या करते हैं कि हम ट्रस्ट तो जनरेट कर लेते हैं पर हम सेल्फिश हो जाते हैं बाद में। सो रिलेशनशिप शुड बी कंपैशनेट। आपका फ्रेंड है, आपके घर पे आता है, आप उसका करुणा करते हो, ठीक है, पर अब पार्टी करना, पार्टी करने के लिए आप फ्रेंड्स रखते हो तो ये तो बहुत ही फुलिशनेस।
पार्टी करने के लिए फैमिली है, फैमिली में पैसे डालो, फैमिली में खुश रहो। लोग फ्रेंड्स के साथ पार्टी, फ्रेंड्स के साथ कंपैशनेट, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे कोई तकलीफ है, तुझे कुछ शेयर करना है, कंपैशनेट, आ जाओ घूमते, ठीक है, फ्रेंड सर्कल है, कंपैशनेट हुए बस। पर सिर्फ पार्टी करने के लिए अगर आप उनके साथ घूमते हो, आप पछताओगे, आपकी रिलेशनशिप बिगड़ेंगी। मैंने बहुत लोगों को देखा है, पार्टी करने के लिए फ्रेंडशिप करते, बाहर घूमने जाते और फिर बाद में एक दूसरे को फोन करते, अरे हम इधर घूमने गए थे, वो थी ना, वो ऐसे करती थी, वो वैसे करती थी, वो ऐसा करती थी, वो ऐसा करती, इसके साथ तो दूसरी बार हम जाएंगे नहीं। देखा उसने अपने बच्चे को कैसे उसने खिला दिया, हमारे बच्चे तो जैसे फुकट के। डज इट हैपन और नॉट? हम आजकल ये मीनिंग ही भूल चुके हैं। वी आर नॉट प्लान्ड एंड दैट इज वाई अवर लाइफ इज बिकमिंग हेल। अब वानप्रस्थ आश्रम में हमारी जो रिलेशनशिप होती है वानप्रस्थ आश्रम में, वो कैसी होनी चाहिए, हु विल टेल? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इफ यू मिस दिस, यू विल मिस एवरीथिंग इन लाइफ। वानप्रस्थ आश्रम में कैसा होना चाहिए रिलेशनशिप? नो, नॉट नॉन बैलेंस्ड। ये बैलेंस तो भी ठीक शब्द है, बैलेंस के जैसा लेट गो, यस लेट गो भी ठीक शब्द है, पर इसके साथ एकदम द वर्ड इज पेशेंस। नो ईगो बराबर है पेशेंस। नॉट शेयर एंड केयर। शेयर एंड केयर तो हमारा गृहस्थ आश्रम में ही हो जाता है, शेयर एंड केयर। वानप्रस्थ आश्रम में शेयर एंड केयर नहीं होता है, शेयर एंड केयर वानप्रस्थ आश्रम में नहीं होता। यहाँ पे रिलेशनशिप में होता है पेशेंस। अब एक उम्र हो जाती है और इस उम्र में हमें पेशेंस रखना चाहिए। वानप्रस्थ आश्रम में रिलेशनशिप में होना चाहिए पेशेंस, धैर्य, क्योंकि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। यहाँ पे हम डिपेंडेंट होने की और होते हैं, तो यहाँ पे पेशेंस बहुत ही रखना है। अगर आप यहाँ पे पेशेंस नहीं रखोगे, यहाँ पे अगर आप पेशेंस नहीं रखोगे तो आपकी लाइफ आप अपने हाथ से ही खत्म कर दोगे। आपके बेटे हैं, आपके बहू है, एक को टिफिन करना है, एक को ऑफिस में जाना है, एक को स्कूल में जाना है, और उसके बीच में अगर आप अपनी बहू को बोलोगे कि मुझे चाय दे, मुझे चाय पीनी है, तो आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। हैंड ऑन हैंड सब कुछ नहीं होगा, खड़े खड़े कुछ नहीं होगा। बहुत बार ऐसा होता है, हस्बैंड चिढ़ के बोलता है कि अरे खाना दो, खाना दो, खाना दो, तो वाइफ तुरंत उसके सामने बोलती है कि अगर ऐसा, इतना मैं वेटर नहीं हूं और ये रेस्टोरेंट नहीं है, आप जैसे मेनू लिखोगे ऐसे सब मिल जाएगा, और मेनू के हिसाब से चाहिए, अर्जेंट चाहिए, जाओ रेस्टोरेंट में मिल जाएगा, इधर तो जो बना है वो मिलेगा और अपने टाइम पे मिलेगा। आपको पेशेंस रखना पड़ता है। और संन्यास आश्रम में जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो होता है नॉन अटैच फैमिली पेरेंटिंग। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू टेक मोर टाइम, यू हैव टू फिल दिस ऑन योर ओन। मैं आपको दूंगा, मैं आपको ये सब ये टूल दूंगा। हु लाइक टू प्लान देयर लाइफ, हु लाइक टू प्लान देयर लाइफ। एक एक और एक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ब्रह्मचर्य आश्रम में बचपन, यानी बचपन जब होता है तब ब्रह्मचर्य आश्रम में स्पिरिचुअलिटी होती है, तो वो कैसी होती है? डिवोशन, भक्ति योग। यहाँ पे बच्चों को क्या अच्छा लगता है? भक्ति योग, भक्ति करवाओ, प्रार्थना करवाओ, भावना करवाओ, बहुत अच्छा लगेगा। गृहस्थ आश्रम में अगर हम आते हैं तो स्पिरिचुअलिटी को कैसे एक्सप्रेस करना है? ग्रैटिट्यूड, यानी कि सबको धन्यवाद देना है। गृहस्थ आश्रम का जो स्पिरिचुअलिटी का भक्ति योग तो है ही, दिस इज इंक्लूडेड। यानी कि अगर हम अगली क्वालिटी, जैसे यहाँ पे बैलेंस है तो उसके पहले वाइटलिटी है ही, यहाँ पे अवेयरनेस है तो यहाँ पे अगले दो है ही, यहाँ पे डिटैचमेंट है तो अगले तीन है ही। अगर अगले तीन नहीं है तो ये डिटैचमेंट नहीं हो पाएगा। 70 साल की उम्र के बाद भी हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़ेंगे। वानप्रस्थ आश्रम में अवेयरनेस तभी आएगा जब आगे के दो हैं, है ना। यहाँ पे पेशेंस तभी आएगा जब बाउंड्रीज और कंपैशन है, तो पेशेंस आएगा, तो नॉन अटैचमेंट। आगे के तीन प्रैक्टिस नहीं किए तो ये नहीं आने वाला है। ये डिसिप्लिन और सिक्योरिटी नहीं किया है तो जेनरोसिटी नहीं आएगा। 50 साल की उम्र के भी बाद भी हम कहाँ पे फ्री मिलता है, कहाँ पे क्या मिलता है, वो घूमते रहेंगे ढूंढने के लिए। और ये सिंप्लिसिटी भी नहीं आएगी लास्ट में। लास्ट में 70 साल की उम्र के बाद लोगों को बरमूडा पहन के गार्डन के चक्कर लगाने को मन होता है, वो नहीं आता है, नहीं आ पाता है। बड़ी उम्र में आईफोन खरीदने का मन होता है, होता ही नहीं है, क्योंकि आगे के डिसिप्लिन, सिक्योरिटी और जेनरिसिटी रखी नहीं है। डिवोशन, भक्ति योग, गृहस्थ आश्रम में स्पिरिचुअलिटी का सबसे बड़ा है ग्रैटिट्यूड, उपकार, रिस्पेक्ट। वानप्रस्थ आश्रम में बाद में जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो होता है इनर पीस। यहाँ पे व्यक्ति को शांति ढूंढनी चाहिए। और संन्यास आश्रम में यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में क्या होगा? क्या कौन कौन बोलेगा यहाँ पे क्या आ सकता है? हु कैन टेल मी? एवरीबडी कैन सी माई स्क्रीन? सो नाउ
Spirituality in brahmacharya ashram is devotion, in gruhasth ashram is gratitude, in vanprasth ashram is inner peace. And who will tell me spirituality in sannyas ashram is what? It is enlightenment, atma sakshatkar. Yes, liberation. Yes, Kashmir. Elevation comes in from childhood. Liberation, enlightenment, atma sakshatkar. So everybody, I will going inwards in is in vanaprasthas. वानप्रस्थ आश्रम, योर इनर पीस गोइंग इनवर्ड्स. अंदर शांति होगी तो आप अंदर जा पाओगे, अंदर खलबली होगी तो आप अंदर नहीं जा पाओगे. संन्यास आश्रम में तो एनलाइटनमेंट और लिबरेशन है. नाउ यू कैन मेक योर ओन लाइफ ग्रिड टूल. आप, मैं मेरा दे दूंगा और इसके हिसाब से आप खुद का भी लाइफ ग्रिड टूल बना सकते हो. ये तो आपको रखना ही है, ये तो वर्कशीट आपको बनानी ही है. आपको ये वर्कशीट, आज मैं आपको एक वर्कशीट देने वाला हूं, पीडीएफ में आपको पास करने वाला हूं. ये तो आपको बनाना ही है, और एक लाइफ ग्रिड टूल बनाना है, और एक लाइफ ग्रिड टूल बनाना है. अगले टाइम पे मैं आपको प्लानर बनाना सिखाऊंगा. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको अगला जो कोर्स है उसमें आपको बोलूंगा अफर्मेशन प्लानर बनाओ. अफर्मेशन प्लानर, अगर आपको अफर्मेशन प्लानर बनाना है तो 48 अफर्मेशन प्लानर बनेंगे. जैसे कि ब्रह्मचर्य आश्रम में मुझे हेल्थ का अफर्मेशन चाहिए, ये ब्रह्मचर्य आश्रम में हेल्थ का अफर्मेशन चाहिए, तो इसके लिए एनीबडी राइट इन द चैट बॉक्स वन एफर्मेशन इन द चैट बॉक्स फॉर हेल्थ इन ब्रह्मचर्य आश्रम. ओके, तन्वी जी हैज सेड आई एम हेल्दी. ओके, गुड अफर्मेशन. इससे बेटर अफर्मेशन एनीबडी एल्स? Kashmir bin, I am disease free will be affirmation in Vanprasth ashram. I am healthy, young, energetic. Yes, I am active. Yes, could be. पर ब्रह्मचर्य के लिए, ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए हेल्थ में एक अच्छा अफर्मेशन ये आएगा कि आई एम ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एवरी डे. I am growing stronger and stronger every day because this is growing state. Yes, this is growing at divine state. Yes, I am growing stronger and stronger every day. This is health in Brahmacharya ashram, right? Can anybody give me one affirmation for education in Vanprasth ashram? Okay, right. I am spreading knowledge, I am spreading my knowledge and wisdom, I am progressing towards, I am gaining knowledge day by day. Yes. नहीं, क्यूरियोसिटी तो बचपन में आएगा, क्यूरियोसिटी वानप्रस्थ आश्रम में नहीं आएगा. नो एज टू लर्न, कीप लर्निंग, दैट इज गुड. कीपिंग स्टूडेंट इन मी अलाइव. यस, वानप्रस्थ आश्रम में कीपिंग स्टूडेंट इन मी अलाइव, दैट इज अ गुड एफर्मेशन. आई एम द सोर्स. यस, I am the source of infinite knowledge. That is better affirmation. Great. तो हम यहाँ पे I can be a mentor to many. वानप्रस्थ आश्रम में I share the wisdom. Yes. वानप्रस्थ आश्रम का ये एफर्मेशन हो सकता है. आपको पता चला इस एक टूल में आपके जीवन के सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस है. ये एक टूल रख दो. अब मान लीजिए ये लाइफ ग्रुप टूल है, ये सब क्वालिटीज का था. अब प्रॉब्लम्स, अब ऐसा ही टूल बनाओ और प्रॉब्लम्स का टूल बनाओ कि गृहस्थ आश्रम में रिलेशनशिप्स का क्या प्रॉब्लम होता है. हम झगड़ा करते हैं, हम एडजस्ट नहीं हो पाते, ऐसे 10-12 आप प्रॉब्लम्स बना दो. हाँ, और बाद में गृहस्थ आश्रम में रिलेशनशिप्स में आप लिख दो उसके सॉल्यूशंस. प्रॉब्लम प्लानर, सॉल्यूशन प्लानर, ग्रैटिट्यूड प्लानर, पीस प्लानर, पूरा ग्रोथ प्लानर है ये. So today's life grid tool is over. Every solution for your every problem is this life grid tool. जो आपको बचपन में करना चाहिए था वो आप अगर वानप्रस्थ आश्रम में कर रहे हो तो आपको पता चलेगा कि अब आपको 40 साल की मेहनत करनी है, 50 साल की मेहनत करनी है. अगर यही आप बचपन में शुरू कर दिए होते तो अच्छा होता. पर आप वानप्रस्थ में, जैसे बचपन में आपको डिसिप्लिन सीखना था तो आप बैंकिंग डिसिप्लिन नहीं सीखे, गृहस्थ आश्रम में सिक्योरिटी सीखना था, आप नहीं सीखे, आप जाके वानप्रस्थ आश्रम में सिक्योरिटी सीख रहे हो तो आपने अपना ह्यूमन एक्सपीरियंस बर्बाद कर दिया. ओके, इफ यू हैव अंडरस्टूड 100% दिस टेबल, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए वो बाद में हम करेंगे, पर अगर ये टेबल समझ में आ गया तो इट्स मोर देन इनफ. अब ये टेबल आपको घर में आपके बच्चे के लिए बनाना है. आपके बच्चे के लिए ये टेबल बना के उसको देना है. दिस शुड बी योर हेल्थ में लिखना है अपने बच्चे को, बेटा यू आर 3 feet of height. If you are 3 feet of height, your weight should be 35 kgs. ये आपको बच्चे को उधर लिखना है. एजुकेशन
ब्रह्मचर्य आश्रम, बेटा दिस इज ब्रह्मचर्य आश्रम। उसके बाद उसको 12 उसको एलिमेंट्स लिखने हैं। आपके खुद के बेडरूम में गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ आश्रम के 12 एलिमेंट्स लिखने हैं। आपका ये एजुकेशन है, आपका ये कम्युनिकेशन है, आपका क्या है, उसको आप रेटिंग देना है और उसमें आपकी क्वालिटीज लिखनी है आपको। और आपको क्या अचीव करना है वो गोल प्लान भी करना है। नेक्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू प्लान दिस माइन्यूटली, और उसके बाद में तो हम उससे भी फोकस करेंगे, एकदम फोकस करेंगे कि आपके जीवन में गृहस्थ आश्रम में एजुकेशन के लिए आपको कहां पे फोकस करना चाहिए, पर्टिकुलरली लिखेंगे। वो फोकस बोर्ड टूल में आएगा। किसको ऐसा लगता है कि ये अगर टाइम टेबल आपको बचपन में आपने सीख लिया होता तो आज आपका जीवन अलग होता? किसको ऐसा लगता है? मी इन द चैट बॉक्स। ग्रेट। अब जहां से भी मिला है हम वहीं से शुरू करते हैं। हमें जिस क्षण हमको मिला है हम वहीं से शुरू करते हैं, वहीं से शुरू करते हैं। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग। तो अब के हमारे फ्यूचर प्लान्स ऐसे रहेंगे कि मैं, इफ यू आर रेडी, वी कैन स्टार्ट अगेन दिस क्लासेस ऑन वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। 3 दिन, 3 days, Wednesday, Thursday, Friday, 3 दिन I want to take. If you are ready, then 60% is the ratio. So I will take next Wednesday, Thursday, Friday लाइफ प्लानर टूल। और तब मैं आपको आज जो ये लाइफ ग्रिड टूल देने वाला हूं वो सब ऑर्गेनाइज होना चाहिए, आपके साथ सब प्रिंट आउट निकलने चाहिए। नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू गिव यू वर्कशीट्स। ये 2-3 दिन में आपको वर्कशीट्स मिल जाएंगी और आपको प्रिंट आउट लेके रखना है, रफ बुक लेके रखना है और सब उसमें फिल करना है। अगर आप ये फोकस बोर्ड टूल तक आप सब कर लेते हो तो मई महीने में, इन द मंथ ऑफ मई, जब मैं आपको शिविर के लिए बुलाने वाला हूं तब मैं आपको आपके हाथ में एक अवार्ड दूंगा। अवार्ड इन द सेंस जो हमारा हार्ट एंड विंग्स वाला जो लोगो है, सिंबल है, मास्टर ऑफ बिलीफ एंड एक्शन का, मैं आपको एक ब्रॉच दूंगा। जिसका वर्कशीट्स कंप्लीट होगा उसको एक ब्रॉच होगा। आई कार्ड और सर्टिफिकेट तो अभी मैं देने वाला हूं, पर उसको उस दिन अगर ये आपका फोकस बोर्ड टूल तक, क्योंकि बाद में तो सब नॉलेज ही है, फोकस बोर्ड टूल तक सब आपका अगर प्लान हो जाता है, आपकी वर्कशीट एकदम क्लियर हो जाती है, सब आपका टिल द मंथ ऑफ मे, यू हैव अ लॉट ऑफ एम्पल ऑफ टाइम। फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई के 21 से 27 के बीच में कोई भी 3 दिन में आपको बुलाने वाला हूँ, 3-4 दिन। 21 से 27 के बीच में आपको कुछ प्लान नहीं करना है, उसमें कौन से भी 3-4 दिन में आपके ले लूंगा और उसके बाद में आप अपना रास्ता देख सकते हो। पर तब मैं आपको एक ब्रॉच दूंगा और आपके हाथ में एक अच्छी सी शील्ड, अ वेरी ब्यूटीफुल शील्ड विथ स्टोन्स, फिल्ड विथ डिफरेंट डिफरेंट कलरफुल स्टोन्स। आपका दिमाग ओवरवेल्म हो जाएगा, बिकॉज उस दिन मैं उनको इस अपने जो क्लासेस है इसका मैं मेंटर बनाने वाला हूं। उसके बाद वो अगले साल 2025-26 में वो दूसरों को सिखा पाएंगे। उस दिन मैं अपने वेबसाइट पे सबको रजिस्टर करने वाला हूं। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी के सब मई महीने तक ये सब टूल्स में आप एकदम फोकस्ड हो जाए। और अगर आप केस स्टडी लेके आते हो, यानी कि आप अपने बच्चों के लिए अगर ये प्लानर बनाते हो, ये प्लानर सिर्फ हम्बक प्लानर नहीं होगा। आप मान लो फाइनेंस में यहां सीख गए, नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में हम प्लानर, नेक्स्ट वीक में हम प्लानर बनाएंगे। आपका हस्बैंड का फाइनेंस स्टेबल नहीं है और आपके हस्बैंड के लिए फाइनेंशियल प्लानर बनाते हो और 3-4 महीने में अगर वो स्टेबल हो जाता है और आपको सक्सेस मिलता है, आपके हस्बैंड, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग, आपकी सासू के लिए आप प्लानर बनाते हो कि आपका वानप्रस्थ आश्रम और वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप बनाते हो, आपका उनके साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप और वो केस स्टडी अगर लेके आते हो, तो उस दिन मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे इनाम और अवार्ड्स देने वाला हूं। आई वांट प्रैक्टिकल केस स्टडीज एंड देन आई विल सर्टिफाई यू अ कॉस्मो गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ अवर दिस Master of and Belief and Action program on behalf of Nirgran, the Spiritual Open University. And just I wanted to declare that just 2 days ago, our one of the most rich in education, one of our educationally rich participant of this class is Kashmira Ben Shah. She is a PhD from Chennai and she has uploaded very beautiful worksheets which can be a example for others to fill. So if anybody wants to take help from Kashmira Ben is always ready to help everybody, whoever has not filled their worksheets. And if you want to take help, if you are not able to connect to, because Sumit Bhai is also the whole day busy, I am also whole day busy, even Kashmira Ben is also very busy. But if you can, if you want, you can ask help from Kashmira Ben, and she is very learned and she can
હેલ્પ યુ. કાશ્મીરાબેન, જો તમને અનુકૂળતા હોય તો તમે બહુ 2 દિવસ પહેલા તમે એક સરસ બ્યુટીફુલ પોયમ પણ લખી હતી, બહુ જ મસ્ત હતી. અને આવી રીતના તમારો નંબર પણ તમે શેર કરી શકો છો, અથવા તમને જેમ અનુકૂળતા હોય, જો કોઈ તમને ડીએમ કરે તો તમે એમને પ્લીઝ મદદ કરજો. બરાબર છે? ચાલો, ધન્યવાદ, આશીર્વાદ. એવરીબડી, બ્લેસિંગ્સ, બ્લેસિંગ્સ, બ્લેસિંગ્સ ટુ ઓલ ધ ડિવાઇન souls and beautiful souls. Please progress in your life and be happy. Everybody be happy. सबको है अपना बनाया, मुझको भी अपना बना लो, मैं तेरे शरण में आया। दिव्य आशीषों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है, दिव्य आशीषों को पाकर कुछ पाने की चाहत नहीं है। धन्नो हम, 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 धन्नो